नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं सीएम रनर। पिछली क्लास में हमने मगध के बारे में पढ़ा था। मगध के बारे में हमने उसके वंश पढ़े थे, कुछ वंश, प्रमुख वंश, उसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ लिया था। तो चौथा वंश था मौर्य वंश। तो मौर्य वंश पढ़ने से पहले हम कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे भारत पे, उनके बारे में पढ़ने जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विदेशी आक्रमण के क्रम में पहले हम देख ले विदेशी आक्रमण होते कहाँ से थे। तो विदेशी आक्रमण मुख्य थे यहीं से होते थे। यहीं से क्यों? भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए यहीं से ही हुए। यहाँ से क्यों होते थे? क्योंकि यहाँ से पर्वतों से घिरा था हिंदुस्तान, यहाँ से पर्वतों से घिरा था और यहाँ से चारों तरफ, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ था। तो जल से वही आ सकता था जिनकी जल सेना मजबूत होती थी, और उस समय ऐसे कोई यहाँ पे जल सेना इतनी मजबूत नहीं थी, तो यहाँ से आना, आक्रमण करना संभव नहीं था। तो आक्रमण हमेशा यहीं से होता था, और यहाँ से हिमालय की पहाड़ियों को पार करके कोई भी आना नहीं चाह रहा था। तो हम देखते हैं इसी क्लास में देखा मगध का उदय बिहार के क्षेत्र में होता है। तो यहाँ मगध होता है और वो धीरे धीरे अपना राज्य विस्तार चारों तरफ करने लगता है। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में कोई ऐसा, उस समय कोई ऐसा वो नहीं था, शासनकाल नहीं था जो इतना मजबूत हो जो इस विदेशी आक्रमण को रोक सके। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं का शासन था। तो यहाँ पे एक पहला आक्रमण होता है ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। उस समय यहाँ पे दो आक्रमण होते हैं। पहला कौन कौन से होते हैं? ईरानी और यूनानी। तो पहले हम देखते हैं ईरानी आक्रमण के बारे में। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ईरानी आक्रमण तो सबसे पहले ईरानी आक्रमण है वो हर्मायनी वंश के शासकों के द्वारा किया जाता है। कौन से शासकों के द्वारा? हर्मायनी वंश के शासकों द्वारा किया जाता है। और किस शासक के द्वारा किया जाता है? हर्मायनी वंश के साइरस द्वितीय, जिसका शासनकाल 558 बीसी से 529 बीसी था। तो सबसे पहले आक्रमण साइरस द्वितीय द्वारा किया जाता है, लेकिन ये असफल हो जाता है। यह असफल रहता है, ये सफल नहीं हो पाता है और वापस लौट जाता है। तो दूसरा आक्रमण है वो इसी वंश के डेरियस द्वितीय द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? 516 बीसी में किया जाता है। और यह प्रथम सफल आक्रमण जो हुआ था वो किसने किया था? डेरियस द्वितीय ने किया था। प्रथम सफल आक्रमण डेरियस द्वितीय के द्वारा 516 बीसी के पास में किया जाता है। डेरियस द्वितीय द्वारा प्रथम सफल आक्रमण। तो कई बार क्वेश्चन में क्या आता है, प्रथम आक्रमण पूछा जाए तो किस कौन आएगा? साइरस द्वितीय। और प्रथम सफल आक्रमण पूछा जाए तो डेरियस द्वितीय द्वारा किया गया था। अब हम देखते हैं डेरियस द्वितीय जो था वो डेरियस द्वितीय ने हिंदुस्तान का पश्चिमोत्तर भाग पर कब्जा कर लेता है। लेकिन कुछ समय बाद ही हर्मायनी वंश का पतन हो जाता है। वंश का ईरान में पतन होने के कारण भारत के पश्चिमोत्तर भाग फिर से आजाद होने लगते हैं। उसके बाद इसके ईरानी आक्रमण के कारण भाग्य हिंदुस्तान पे प्रभाव पड़ते हैं। वो क्या है? प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं? पहला है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि का जन्म होता है। और कौन सी लिपि से जन्म होता है? ईरानों की अरमाइक लिपि से जन्म होता है। ईरानों की अरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि का जन्म होता है। जो दूसरा प्रभाव पड़ता है वो है
आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। तो पहला प्रभाव क्या पड़ता है, खरोष्ठी लिपि का निर्माण होता है। खरोष्ठी लिपि किससे निकली थी, अरमाइक लिपि से निकली थी। अरमाइक लिपि ईरान की लिपि है, ईरान की लिपि है। अब हम देखते हैं यूनानी आक्रमण के बारे में। तो यूनानी आक्रमण के बारे में देखते हैं। यूनानी आक्रमण में प्रमुख हम देखेंगे सिकंदर के बारे में। अब देखते हैं यूनानी आक्रमण। तो यूनानी आक्रमण की बात करें, यूनानी आक्रमण में फिलिप्स नाम का एक राजा था। फिलिप्स नाम का एक आदमी था जो मकदूनिया का शासक बनता है। शासक बनता कब बनता है, 359 ईसा पूर्व में बनता है। लेकिन इसकी जो मृत्यु है वो 329 ईसा पूर्व में फिलिप की मृत्यु हो जाती है। और फिलिप का एक पुत्र था, उसका नाम था सिकंदर, जिसको इंग्लिश में अलेक्जेंडर भी बोलते हैं। सिकंदर जो मात्र 20 वर्ष की आयु में 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बनता है। और जो सिकंदर था वो किसका शिष्य था, अरस्तु का शिष्य था। और इसने अरस्तु से आशीर्वाद लेकर विश्व विजेता बनने की ठानता है। और विश्व विजेता बनने के क्रम में यह 326 बीसी में भारत की ओर चढ़ाई करता है। भारत की ओर कहां से चढ़ाई करता है, हिंदुकुश पर्वत, जो यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत पार करके ये हिंदुस्तान में प्रवेश करता है। जब हिंदुस्तान में प्रवेश करता है तो हिंदुस्तान में उस समय दो राजा इसके सामने चुनौती के रूप में आते हैं। जो लेकिन पहले राजा जो थे तक्षशिला के राजा थे आमभी। उस समय तक्षशिला के राजा थे, तक्षशिला के राजा कौन थे, राजा आमभी। तो राजा आमभी ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर लेता है इसके सामने। आत्मसमर्पण, तक्षशिला के राजा आमभी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर लेता है। और फिर यह तक्षशिला से आगे बढ़ के पंजाब की ओर बढ़ता है। जब पंजाब की ओर बढ़ने लगता है, पंजाब कौन सा क्षेत्र था, चिनाब और जो झेलम के बीच का क्षेत्र था। चिनाब और झेलम के जो बीच का क्षेत्र था वो था पंजाब। बीच का जो क्षेत्र था वो था पंजाब। पंजाब की ओर आता था। पंजाब का राजा होता उस टाइम पे, पंजाब का राजा कौन था, पोरस। और कई कई किताबों में इसको पुरु भी लिखा मिलता है, पोरस और पुरु मिलता है। जो पुरु होता है वो इसका सिकंदर से युद्ध करता है। और उस युद्ध को क्या बोलते हैं, झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध। और जो यूनानी साहित्य है उसमें क्या लिखा गया, इसको हाइड्रे स्ट्रीम का युद्ध। तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, झेलम का युद्ध और हाइड्रे स्ट्रीम का युद्ध। कई बार पूछ लेता है हाइड्रे स्ट्रीम का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो किसके बीच हुआ था, तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। कई बार पूछ लेता हाइड्रे स्ट्रीम का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो राजा पोरस, पंजाब के राजा पोरस और के बीच और सिकंदर के बीच होता है। और सिकंदर कौन था, फिलिप्स का पुत्र था। फिलिप्स कौन था, मकदूनिया का शासक था। और कब बना था मकदूनिया का शासक फिलिप्स मकदूनिया का शासक बनता है 359 ईसा पूर्व में बनता है। और उसकी मृत्यु कब होती है, 329 ईसा पूर्व में इसकी फिलिप्स की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र सिकंदर जो 20 वर्ष की आयु में ही शासक बन जाता है। और शासक बनने के बाद उसने अपने गुरु अरस्तु से आशीर्वाद लेकर विश्व विजेता बनने के ठानता है। और विश्व विजेता बनने के क्रम में वह
326 ईसा पूर्व में सबसे पहले हिंदुस्तान पर चढ़ाई करता है, और चढ़ाई किस पर करता है? हिंदुकुश पर्वत को पार करके हिंदुस्तान में आता है वो। और हिंदुकुश पर्वत हिमालय के श्रृंखला का एक पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत, उसको पार करके हिंदुस्तान में आता है। और सबसे पहले जो उसका सामना होता है वो आम्बी से होता है, तक्षशिला के राजा आम्बी से होता है। लेकिन आम्बी ने आत्मसमर्पण कर देता है, और आत्मसमर्पण करने के बाद सिकंदर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने क्रम में चिनाब और झेलम के बीच का जो क्षेत्र था पंजाब, उसके पास आता है, और वहां के पंजाब झेलम के बीच आके वहां के राजा होता है पोरस और पुरु, उससे युद्ध करता है। उस युद्ध का नाम है झेलम का और हाइड्रेस्ट्रीम का युद्ध। अब हाइड्रेस्ट्रीम का और झेलम का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 326 बीसी में। लेकिन झेलम के युद्ध में राजा पोरस की पराजय होती है, राजा पोरस हार जाता है। लेकिन जो सिकंदर था वो इसकी वीरता से खुश होकर इसको इसका राज्य वापस लौटा देता है। कुछ प्रदेश, कुछ क्षेत्र अपने पास रख के उसका लगभग सारा राज्य इसको वापस लौटा देता है। बाद में वह आगे बढ़ने के क्रम में व्यास नदी के पास पहुंचता है। व्यास नदी के पास आकर जो सिकंदर की सेना है उसने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया मना? क्योंकि वो जब सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए निकला था उसको बहुत दिन हो गए थे। कहा जाता है कि सिकंदर जो 19 माह है हिंदुस्तान में रुका था। सिकंदर कितने दिन रुका था? 19 माह हिंदुस्तान में रुका था। सिकंदर 19 माह है तो इसकी सेना थक चुकी थी, और राजा पोरस से भी इतना भीषण युद्ध हुआ था, उससे भी उसकी सेना को बहुत ही क्षति पहुंची थी, जिसके कारण। और उस समय नंद वंश का शासन था मगध में उस समय नंद वंश का शासक था, जो बहुत ही अपनी विशाल सेना के लिए जाना जाता था। इसलिए पहले से सिकंदर की सेना डर गई, और डरने के बाद वो व्यास नदी पार करने से मना कर देती है। इसके कारण विवश होकर उसको वापस लौटना पड़ता है। तो 19 माह बाद में वो वापस लौटता है। तो वापस लौटने के क्रम में उसने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। सेना को 2 भागों में बांट दिया। एक जल सेना, दूसरी थल सेना। जो जल सेना का नेतृत्व मंत्री निर्याकस, जिसका नाम था निर्याकस, को सौंपता है, और थल सेना का नेतृत्व खुद सिकंदर करता है। खुद सिकंदर करता है। जल सेना का नेतृत्व कौन करता है? निर्याकस। थल सेना का नेतृत्व कौन करता है? खुद सिकंदर करता है। और लौटने के क्रम में जब वो लौट रहा था तब बेबीकोन में 323 बीसी में लौटते वक्त सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु कब होती है? 323 बीसी में। राजा कब बनता है? 329 बीसी में। सिकंदर का शासनकाल बहुत ही छोटा था। अब देखते हैं यूनानी आक्रमण के भारत पर कुछ प्रभाव, क्या क्या प्रभाव भारत पर, हिंदुस्तान पर सिकंदर के आक्रमण के पड़ते हैं। प्रमुख प्रभाव, जो पहला प्रभाव है वो है भारत पहली बार एकीकरण हुआ। भारत का पहली बार एकीकरण होता है। अब एकीकरण से मतलब क्या है? एकजुट होता है। तो नंद वंश के बाद जो मौर्य वंश आता है, तो उसने पहले से समझ लिया, सिकंदर के आक्रमण से उन्होंने सीख ले ली कि यदि भारत के इस क्षेत्र पर, पाकिस्तान पंजाब वाले क्षेत्र को हम सील कर दें तो चारों तरफ से हमें
रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो पंजाब, पाकिस्तान और पंजाब का जो क्षेत्र था वहां का क्षेत्र मजबूत कर दिया। और जब सिकंदर लौट रहा था ना तो उसने कुछ स्थान अपने, एक मंत्री था जिसका नाम था सेल्यूकस एक मंत्री था, उसको सौंप के जाता है। बाद में मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ युद्ध होता है और सेल्यूकस हार जाता है। जो सबसे पहली बार एकीकरण कब हुआ था, यूनानी आक्रमण के बाद हुआ था। और जो दूसरा प्रमुख है, सिकंदर ने दो स्थानों की स्थापना की थी। पहला था निकैया, जिसका अर्थ था विजेता। जिस तरह से उसने पोरस पे विजय पाई थी, इसलिए उसने एक नगर का निर्माण कराया था, वो था निकैया, जिसका अर्थ था विजेता। और दूसरा था बहुकेफला। जो बहुकेफला था वो उसके घोड़े का नाम था, अपने घोड़े के नाम पर उसने दूसरा स्थान बनाया था। पहला स्थान कौन सा बनाया, निकैया, दूसरा बहुकेफला। और जो गांधार शैली का आरंभ है वो भी यूनानी आक्रमण के बाद ही शुरू होता है। और इसका पता कैसे चलता है, गांधार शैली का विकास। और इसका पता कैसे चलता है, इसका पता इसलिए कैसे चलता है कि गांधार शैली के कुछ आर्टिफैक्ट्स थे जिन पे यूनानी भाषा में लेख लिखे गए हैं। यूनानी भाषा में लेख लिखे गए हैं। इसलिए गांधार शैली का विकास कब हुआ था, यूनानियों के आने के बाद ही हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में।